हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुब्रज। अभी हम लोग दक्कन के पठार के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास की वीडियो में हम लोगों ने दक्कन के पठार में महाराष्ट्र का पठार के बारे में पढ़ लिया था, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम दक्कन के पठार को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग दक्कन के पठार में कर्नाटक के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप हमारा ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का सीरियल वाइज सभी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उसमें जाके मेरे सारे वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं कर्नाटक के पठार के बारे में। कर्नाटक के पठार की बात करें, कर्नाटक प्लेटू की, तो सबसे पहले हम इसके लोकेशन को समझेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे, ये दक्षिण भारत का मैप। आपको यहाँ पे ये दक्षिण भारत का मैप दिख रहा है और दक्षिण भारत के मैप में हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा ये वाला पार्ट, ये हमारा महाराष्ट्र का पठार है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और महाराष्ट्र के पठार के जस्ट नीचे दक्षिण की तरफ आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, यही हमारा है कर्नाटक का पठार। और ये जो रेड वाला भाग दिख रहा है, ये रेड वाला भाग हमारा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है रेड वाला भाग, और ये हमारा कर्नाटक का पठार हो गया, ऊपर वाला महाराष्ट्र का पठार हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक प्लेटू है, इसका जो लोकेशन आपका यहाँ पे है, भारत के इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार आपको देखने को मिलेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कर्नाटक के पठार के विस्तार के बारे में कि कर्नाटक का विस्तार किस प्रकार से हुआ है। कर्नाटक के विस्तार की बात करें तो कर्नाटक का विस्तार हम लोग दो तरीके से देखते हैं। दो तरीके से हम लोग कर्नाटक के विस्तार को पढ़ सकते हैं। पहला तरीका है कि कर्नाटक का जो विस्तार तीन भागों में हुआ है। जो कर्नाटक ये क्षेत्र है, कर्नाटक का पठार, इसका विस्तार तीन भागों में हुआ है। तीन भागों में किस प्रकार से हुआ है? तो तीन भाग, पहला है उत्तरी कर्नाटक का पठार, दूसरा है मध्य कर्नाटक का पठार और तीसरा है दक्षिणी कर्नाटक का पठार। इस प्रकार से कर्नाटक के पठार का विभाजन किया गया है, इसके विस्तार का विभाजन किया गया है। और एक तरीका क्या है? तो कर्नाटक पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऊंचा क्षेत्र और दूसरा है निम्न क्षेत्र। ऊंचा क्षेत्र को मलनाड कहा जाता है, मलनाड, और निम्न क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। तो दो तरीके से कर्नाटक के पठार को विभाजित किया जाता है। अब इसको आप समझते हैं कि आखिर कर्नाटक के पठार को दो तरीके से क्यों बांटा गया और किस आधार पर बांटा गया। तो बात करें, सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि ऊंचा क्षेत्र निम्न क्षेत्र क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। तो आपको ये पूरा दिख रहा होगा कर्नाटक का पठार। एक हमने फिगर बनाने का प्रयास किया है कर्नाटक के पठार का। तो मान लीजिए ये हमारा पूरा कर्नाटक का पठार है। इधर आपका दिख रहा होगा ये पश्चिमी घाट है, ये रेड वाला भाग पश्चिमी घाट। तो ये जो कर्नाटक का पठार है, ये इधर पश्चिमी घाट है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो जो कर्नाटक का पठार है, इसको दो भागों में बांटा जाता है इसका भौतिक संरचना के आधार पर। जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो इसका भौतिक संरचना है, उसके आधार पे इसको दो हिस्सों में बांटा गया है कर्नाटक के पठार। जो ये जो बीच वाला पार्ट है, यहीं से इसका विभाजन है। ये जो बीच वाला पार्ट, एक लाइन दिख रहा होगा, यहीं से कर्नाटक के पठार का विभाजन किया गया है। किस आधार पे? तो भौतिक संरचना के आधार पे। इधर वाला ऊंचा क्षेत्र है, इधर वाला ऊंचा क्षेत्र है। इधर इस लाइन के इधर, जिधर आपका ये पश्चिमी घाट दिख रहा है ना, इधर आपका ऊंचा क्षेत्र है और इस क्षेत्र को कहा जाता है मलनाड। ऊंचा क्षेत्र को कहा जाता है मलनाड। और इधर आपका निम्न क्षेत्र है, नीचा क्षेत्र है। इधर की ऊंचाई कम है, इधर की ऊंचाई अधिक है। इधर अधिक ऊंचा उठा हुआ है और इधर ढलान है, कम इधर ऊंचाई है, निम्न क्षेत्र है इधर। तो इसको बोला जाता है मैदान, इसको बोला जाता है मैदान। तो ऊंचा क्षेत्र बोला जाता है, जिसको मलनाड कहा जाता है इधर वाला क्षेत्र को, और इधर निम्न क्षेत्र कहा जाता है, जिसको मैदान क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो कर्नाटक का पठार है, ये पूरा कर्नाटक का पठार, तो इसको बांटा गया है किस आधार पे? तो भौतिक संरचना के आधार पे। इसकी जो भौतिक बनावट है, जो फिजिकल इसका स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे इसको बांटा गया दो चीजों में। एक ऊंचा क्षेत्र में, क्योंकि इसका ऊंचाई है, ऊंचे स्थान पे, इसलिए ऊंचा क्षेत्र कह दिया इसको। और एक को निम्न क्षेत्र, नीचे है थोड़ा, तो इसको निम्न क्षेत्र। निम्न क्षेत्र मैदान कहलाया, ऊंचा क्षेत्र मलनाड कहलाया। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें कर्नाटक के पठार। अब कर्नाटक के पठार को एक और तरीके से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। कौन सा तरीका है? तो एक है उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार। अब इसको क्यों बांटा गया, किस तरीके से? तो इसको बांटा गया है क्षेत्रीय आधार पे, क्षेत्रों के आधार पे इसको
तीन भागों में बांटा गया है कर्नाटक के पठार को। पहला है उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार, दक्षिणी कर्नाटक का पठार। तो इसको क्षेत्रीय आधार बांटा गया है। अब किस तरीके से, तो इस तरीके से कुछ बांटा गया है इसको। आप इसको इस तरीके से मान लीजिए, ये देखिए, ये आपका हो गया उत्तरी कर्नाटक का पठार। उसके बाद इधर आप इस प्रकार से मान लीजिए, ये वाला पार्ट, ये आपका हो गया मध्य और ये लास्ट में जो बचा ये आपका हो गया दक्षिणी। तो आपका ऊपर वाला हो गया उत्तरी कर्नाटक का पठार, बीच वाला हो गया मध्य कर्नाटक का पठार और जो लास्ट में दक्षिण की ओर बचा हो गया दक्षिणी कर्नाटक का पठार। तो क्षेत्रीय आधार पर भी कर्नाटक के पठार को बांटा गया है तीन भागों में, उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक के पठार के विभाजन के बारे में हम लोगों ने क्या समझा, तो कर्नाटक के पठार के विभाजन के बारे में हम लोगों ने समझा कि कर्नाटक के पठार को दो तरह से विभाजित किया जाता है। पहला तरीका है क्षेत्रीय आधार पे और दूसरा तरीका है कर्नाटक के पठार का भौतिक संरचना के आधार पे। भौतिक संरचना के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, ऊंचा क्षेत्र, निम्न क्षेत्र। ऊंचे क्षेत्र को मलनाड कहा जाता है, निम्न क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। और क्षेत्रीय आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार। कुछ इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कर्नाटक के पठार के विशेषताओं के बारे में समझते हैं। कर्नाटक के पठार में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कर्नाटक के पठार के रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में, कि कर्नाटक के पठार में हमें किस प्रकार के चट्टान देखने को मिलते हैं। तो पहला बात करें तो कर्नाटक के पठार में हमें लावा निर्मित चट्टान देखने को मिलते हैं। कर्नाटक के पठार में लावा निर्मित चट्टान देखने को मिलते हैं जो कहलाता है बेसाल्ट चट्टान। जो क्या कहलाता है? बेसाल्ट चट्टान। अब आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये वाला फिगर, तो हमें पता है कि जो महाराष्ट्र का पठार है, ये वाला हिस्सा, जो ये महाराष्ट्र का पठार है, इसमें लगभग 95% हिस्से में आपका लावा निर्मित चट्टान पाया जाता है। कौन सा? यानी बेसाल्ट चट्टान। लावा निर्मित चट्टान यानी बेसाल्ट चट्टान। क्यों? तो लावा का उद्गार कहाँ? यहां से हुआ था, इस क्षेत्र से। अब यहां से लावा का उद्गार हुआ तो ये सबसे नजदीकी क्षेत्र है, तो यहाँ पे अधिक आपका उद्गार देखने को मिलता है। यहाँ लावा का विस्तार बहुत दूर तक हुआ, अधिक हुआ इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इसीलिए यहाँ पे 95% जो हिस्सा है उसमें लावा निर्मित चट्टान है। उसके बाद जब कर्नाटक की बात करें तो ये तो थोड़ा दूर हो गया, तो पूरे तरीके से इसमें विस्तार नहीं देखने को मिलता है लावा निर्मित। तो कुछ हिस्सों में यहाँ पे लावा निर्मित चट्टान देखने को मिलते हैं। अब किधर मिलते हैं? तो जो ये आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, ये जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, तो महाराष्ट्र वाले हिस्से में जो सटा हुआ क्षेत्र है महाराष्ट्र से, कर्नाटक के पठार का जो क्षेत्र महाराष्ट्र के पठार से सटा हुआ है, तो उधर आसपास वाले क्षेत्र में आपको लावा निर्मित चट्टान देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब लावा निर्मित मतलब लावा का जब विस्तार हुआ इसमें, तो आपका विस्तार इधर भी हुआ, कर्नाटक की ओर भी हुआ, तो अधिकतर जो लावा निर्मित चट्टान हमें देखने को मिलते हैं वो ये सीमा पे सटे हुए जो क्षेत्र है, जो सीमा पे सटा हुआ क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र का पठार और कर्नाटक का पठार, इन दोनों के सीमा में जो सटा हुआ क्षेत्र है, उधर ही आपको अधिक देखने को मिलेगा लावा निर्मित चट्टान, जिसे बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जो लावा निर्मित चट्टान है, मतलब जो जब लावा का उद्गार हुआ और लावा जब ठंडा होता है तो एक चट्टान का रूप ले लेता है, और वह चट्टान क्या कहलाता है? बेसाल्ट चट्टान। ये तो हम जानते ही हैं। आगे बात करें तो कर्नाटक के पठार में लावा निर्मित चट्टान तो मिलता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे आर्कियन और धारवाड़ चट्टान भी पाए जाते हैं। तो कर्नाटक का पठार का जो हिस्सा है इसमें लावा निर्मित क्षेत्र मिलता है, लावा निर्मित चट्टान मिलता है यहाँ पे सीमा में, इस क्षेत्र में। अब लावा निर्मित चट्टानों के अलावे कर्नाटक के पठार में आर्कियन और धारवाड़ क्रम के भी चट्टान मिलते हैं। आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टाने भी पाए जाते हैं कर्नाटक के पठार में। तो ये हो गया हमारे चट्टान। तो कर्नाटक के पठार में हमें कौन कौन से चट्टान मिलते हैं? लावा निर्मित चट्टान मिलते हैं जो बेसाल्ट चट्टान कहलाते हैं, साथ ही साथ आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टान भी पाए जाते हैं ये पूरे कर्नाटक के पठार में। अब आगे बात करते हैं कर्नाटक के पठार में पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में, यानी खनिज के बारे में, कि कर्नाटक के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। क्योंकि आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें मिल रहे हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात यहाँ पे खनिज भी मिलता होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो कर्नाटक के पठार में हमें लोहा देखने को मिलता है, तांबा, सोना, मैंगनीज,
आदि जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो कर्नाटक के पठार में हमें कई तरह के धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, मैंगनीज हो गया। तो इस तरह के कई सारे आपको खनिज पाए जाते हैं कर्नाटक के पठार में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। कर्नाटक के पठार में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं, इसीलिए धात्विक खनिज में यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है। और धारवाड़ चट्टान इस कर्नाटक के पठार में कहाँ पाया जाता है? तो धारवाड़ जिले में। कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ जिला, तो धारवाड़ जिला में धारवाड़ चट्टाने मिलते हैं। सबसे पहले धारवाड़ चट्टाने धारवाड़ जिला में ही मिला था, इसीलिए इस तरह के चट्टानों का नाम धारवाड़ पड़ गया, धारवाड़ चट्टान। क्योंकि ये जो चट्टाने थी सबसे पहले धारवाड़ में मिला था, इसलिए नाम भी पड़ गया इसका धारवाड़, धारवाड़ चट्टाने, क्योंकि धारवाड़ जिला में मिला था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो धारवाड़ जिले में धारवाड़ चट्टाने बहुत ज्यादा पाई जाती है। और धारवाड़ चट्टान की क्या खासियत है? तो यह इसमें धात्विक खनिज बहुत ज्यादा होता है, धात्विक खनिज बहुत ज्यादा होता है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज पाया जाता है, इसीलिए कर्नाटक वाले क्षेत्र में धात्विक खनिज बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। धात्विक खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है कर्नाटक के पठार में। तो यहाँ तो हम लोगों ने मिनरल्स को भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कृषि के बारे में कि कर्नाटक के पठार में किस प्रकार का कृषि होता है, किस प्रकार का एग्रीकल्चर का वहां पे सुविधा है। तो कर्नाटक के पठार की बात करें तो यहाँ हमें कपास और गन्ने की कृषि देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है, कपास और गन्ने की खेती कहाँ होती है? तो जहाँ काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि काली मृदा कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। पहले भी पढ़े हैं, जब हम लोग महाराष्ट्र के पठार के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हमने इसके बारे में बात किया था कि जो काली मृदा है वह कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मृदा है। अगर आप महाराष्ट्र के पठार को नहीं पढ़े हैं तो आपको महाराष्ट्र के पठार का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र के पठार का जो क्लास का वीडियो है वो आपको ऊपर में आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, महाराष्ट्र के पठार की क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र के पठार की बात करें तो उसमें हमने बात किया था कि कपास और गन्ने की खेती काली मृदा में होती है। कपास और गन्ने की खेती काली मृदा में होती है क्योंकि काली मृदा इसके लिए बहुत अधिक उपजाऊ मृदा है। अब कर्नाटक के पठार में तो काली मृदा मिलेगी। अब आप बोलिएगा कि सर काली मृदा की तो आपने बात ही नहीं किया अभी, कैसे मिलेगी काली मृदा? आप यहाँ देख रहे हैं चट्टान में हम लोगों ने समझा कि कर्नाटक में लावा निर्मित क्षेत्र है, यानी लावा निर्मित चट्टान पाया जाता है। कौन सा? बेसाल्ट चट्टान। इस हिस्से में, कर्नाटक के इस हिस्से में बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। तो बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है तो हमने पढ़ चुका है कि जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन अपरदन से काली मृदा का निर्माण होता है। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान, इसका जब अपक्षयन होता है, अपरदन होता है, तो उससे जिस मृदा का निर्माण होता है वही मृदा काली मृदा कहलाती है। तो मिल गया कर्नाटक में काली मृदा, यानी इन क्षेत्रों में कर्नाटक में काली मृदा भी पाई जाती होगी क्योंकि बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। तो काली मृदा पाई जा रही है तो यानी इन क्षेत्रों में कपास और गन्ने की भी कृषि होती होगी। जहां काली मृदा, तो काली मृदा जहां पाई जाती है तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित चीजों की कृषि होगी। काली मृदा में जिस तरह की कृषि होती है तो वैसे चीजों की कृषि होगी। तो कपास और गन्ना काली मृदा में कृषि करने के लिए बहुत उपयुक्त फसल है, बहुत उपयुक्त चीज है कि मतलब काली मृदा में इनका अच्छा उत्पादन होता है, कपास का, गन्ने का, तो इसकी कृषि होती है। ये हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। अब आगे बात करें अनाज, तो काली मृदा तो पाई जाती है, साथ ही साथ कर्नाटक में हमें इधर आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें मिलती है, तो यहाँ पे हमें लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी भी देखने को मिलता है। तो कर्नाटक के पठार में लाल मृदा भी पाई जाती है और लेटराइट मृदा भी पाई जाती है। तो इस तरह की मृदा में किस प्रकार की खेती होती है? तो अनाज की अच्छी खेती होती है। अब अनाज का क्या मतलब सर? जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इस तरह की चीजों की भी कृषि यहाँ पे अच्छी खासी होती है कर्नाटक के पठार। और साथ ही साथ कॉफी, कॉफी का भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है कर्नाटक के पठार में। कर्नाटक के पठार में बहुत अच्छा उत्पादन होता है कॉफी का। आप जानते हैं चिकमंगलुरु जिला, कर्नाटक का एक जिला है चिकमंगलुरु जिला। चिकमंगलुरु जिला कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत अधिक फेमस है। चिकमंगलुरु जिला कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत ही अधिक फेमस है। और चिकमंगलुरु जिला में एक और क्या चीज हम लोग पढ़े थे कि वहां है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी जो लो अयस के लिए फेमस है, लो अयस के लिए बाबा बुदन की पहाड़ी फेमस है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
कर्नाटक के पठार के विशेषताओं के बारे में भी समझ। अब आगे हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के पठार के बारे में। जो हम लोग कर्नाटक के पठार का विभाजन किए हैं 3 भागों में, उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार, तो इनके बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं विस्तार से उत्तरी कर्नाटक के पठार के बारे में, मध्य कर्नाटक के पठार के बारे में और दक्षिणी कर्नाटक के पठार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी कर्नाटक के पठार के बारे में। उत्तरी कर्नाटक के पठार की बात करें तो यह पठार महाराष्ट्र के पठार से लगा हुआ ऊंचा क्षेत्र है। जो हमारा उत्तरी कर्नाटक का पठार है यह महाराष्ट्र के पठार से लगा हुआ ऊंचा क्षेत्र है। आप यहाँ एक मैप दिख रहे होंगे, एक फिगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये हमारा पूरा कर्नाटक के पठार का फिगर है, आपको समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कर्नाटक के पठार का फिगर है। तो कर्नाटक के पठार के फिगर में आपको यहाँ एक लाइन दिख रही होगी, ये आपका ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये लाइन, इस लाइन की ऊपरी वाले हिस्से में ये वाला क्षेत्र जो हमारा है ये हमारा उत्तरी कर्नाटक है। उसके बाद ये लाइन और यहाँ पे एक और लाइन दिख रही है, ब्लू वाली लाइन, देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको दिख रही होगी ब्लू लाइन। तो ये ब्लू लाइन और इस ब्लू लाइन के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा मध्य कर्नाटक का पठार है और इसके नीचे ये दक्षिणी वाला जो हिस्सा है ये हमारा दक्षिणी कर्नाटक का पठार है। तो इस कर्नाटक के पठार को हम लोगों ने क्षेत्रीय आधार पे 3 भागों में बांटा है। पहला भाग यहाँ से यहाँ तक है उत्तरी कर्नाटक का पठार, उसके बाद यहाँ पे मध्य कर्नाटक का पठार, उसके बाद यहाँ पे दक्षिणी कर्नाटक का पठार। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरी कर्नाटक के पठार के बारे में। और इसमें हमने क्या समझा कि उत्तरी कर्नाटक का जो पठार है ये महाराष्ट्र के पठार से लगा हुआ क्षेत्र है और ये ऊंचा क्षेत्र है। तो आपको पता है, हमने पहले बताया कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है इधर आपको क्या मिलेगा, इधर इस क्षेत्र में आपको मिलेगा महाराष्ट्र का पठार। जैसे हमने जब भारत का मैप बनाया था तो कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पे आपको मिलता है महाराष्ट्र का पठार और इसी से सटा हुआ हमारा ये क्षेत्र मिलता है कर्नाटक का पठार। तो जो ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये जो ऊपर वाला भाग है ये किससे सटा हुआ है, ये हमारा महाराष्ट्र के पठार से सटा हुआ क्षेत्र है। और कैसा क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है। हमें पता है कि जो इधर वाला क्षेत्र है इधर आपका ऊंचा क्षेत्र है और जैसे जैसे हम इधर दक्षिण की तरफ आएंगे तो इसकी ऊंचाई घटती चल जाती है, इधर यानी नीचा क्षेत्र है। तभी तो जितनी भी नदियां हैं वो इधर इस ढाल में बह के आती है, जो भी नदियां हैं ये इधर बह के आती है क्योंकि इसकी ढाल इधर है, इस क्षेत्र में। इस प्रकार से इसकी ढाल हमें देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। इधर आपका ऊंचा क्षेत्र है और इधर आपका नीचा क्षेत्र है, यानी इधर की तुलना में इसकी ऊंचाई इधर बहुत कम है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आगे बात करें तो उत्तरी कर्नाटक का पठार में लावा की मोटाई सर्वाधिक है। जो हमारा उत्तरी कर्नाटक का पठार है यहाँ पे लावा की मोटाई सर्वाधिक है। जब हम लोग महाराष्ट्र का पठार पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो महाराष्ट्र का पठार है वह हमारा लावा निर्मित क्षेत्र है। उसमें लगभग वह महाराष्ट्र का पठार पूरा लगभग 95% उसका जो हिस्सा है वह लावा निर्मित क्षेत्रों से बना है। तो ये वाला क्षेत्र हमारा उत्तरी कर्नाटक का पठार, ये वाला क्षेत्र ये भी महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो महाराष्ट्र में लावा निर्मित क्षेत्र अधिक है, तो ये भी महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र में भी आपको लावा क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्योंकि लावा का जब विस्तार हुआ तो इधर तो विस्तार हुआ ही महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में, लेकिन इसका विस्तार इधर भी तो हुआ कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र से जो क्षेत्र सटा होगा, महाराष्ट्र से जो क्षेत्र सटा होगा कर्नाटक का, वहां लावा की मोटाई अधिक देखने को मिलेगी। तो इसीलिए उत्तरी कर्नाटक का पठार आपका महाराष्ट्र से सटा हुआ अधिक है, महाराष्ट्र सटा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे लावा की मोटाई अधिक पाई जाती है। अब लावा की मोटाई अधिक पाई जाती है तो लावा निर्मित क्षेत्र हुआ ये उत्तरी कर्नाटक का पठार। कैसा क्षेत्र हुआ, लावा निर्मित क्षेत्र। अब लावा निर्मित क्षेत्र में कैसा चट्टान पाया जाता है, लावा निर्मित क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। और बेसाल्ट चट्टान का जब अपक्षयन होता है, अपर्दन होता है, तो उसके अपक्षयन और अपर्दन से कैसी मृदा बनती है, काली मृदा बनती है। तो यहाँ से हमें यह समझ में आया कि जो उत्तरी कर्नाटक का पठार है इस पठार में काली मृदा पाई जाती है। तो जो उत्तरी कर्नाटक का पठार है इस पठार में काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा में कपास की कृषि बहुत अच्छी होती है। काली मृदा उपयुक्त है इसके लिए, कपास की कृषि के लिए। तो इस क्षेत्र में उत्तरी कर्नाटक के पठार यानी इस क्षेत्र में कपास की कृषि अच्छी होती है। आगे बात करें तो इस क्षेत्र में जल की कमी देखने को मिलती है। उत्तरी कर्नाटक के पठार में जल की कमी देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो आप
लॉजिकली ये भी समझ सकते हैं कि ये लावा निर्मित क्षेत्र है, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे लावा अधिक पाया जाता है। लावा अधिक पाया जाता है तो लावा निर्मित क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान है, और बेसाल्ट चट्टान कैसा होता है तो कठोर चट्टान होता है। यह बहुत ही कठोर चट्टान होता है, हमने इसके बारे में पहले भी बात किया है। जो लावा निर्मित क्षेत्र में जो चट्टान पाया जाता है बेसाल्ट चट्टान, वह बहुत कठोर चट्टान होता है। और कठोर चट्टान होने के कारण क्या होता है कि ये वर्षा का जल का अवशोषण बहुत कम करता है। वर्षा का जल का जो अवशोषण है वो बहुत कम करता है, इसीलिए इस क्षेत्र में जहां पे लावा निर्मित क्षेत्र है, बेसाल्ट चट्टान है, वहां पे वर्षा जल का अवशोषण कम होने के कारण जो भूमि जल स्तर है उसका कम हो जाता है। यानी भूमि में इसका जो भूमि है वो जल को अवशोषित नहीं करता, वर्षा के जल को अवशोषित नहीं करता है, इसीलिए भूमि जल इसका स्तर जो है कम हो जाता है। और भूमि जल स्तर कम होने के कारण यहाँ पे जल की कमी हो जाती है। दूसरी बात, जब वर्षा का जल यहाँ पे पड़ता है तो वो बह के आगे निकल जाता है, जिधर जिधर उसको ढाल मिलता है, वर्षा के जल को जिधर ढाल मिलेगा वो उधर बह के निकल जाती है। तो यहाँ पे ये अवशोषण ही नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे जल ठहरता ही नहीं है। तो इस वजह से इस क्षेत्र में जल की कमी हो जाती है। अब जल की कमी हो जाती है तो यहाँ पे कृषि की भी दिक्कत होगी, क्योंकि कृषि, अच्छी कृषि के लिए, अच्छे पैदावार के लिए आपको जल की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पे जल की कमी है तो इसीलिए यहाँ पे कृषि भी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ये कम समृद्ध क्षेत्र है। अब यहाँ पे समृद्धि देखने को नहीं मिलेगा, कृषि अच्छा नहीं है तो यहाँ की समृद्धि भी कम है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उधर समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। मध्य कर्नाटक का पठार यहाँ से अधिक समृद्ध है, उसके बाद दक्षिणी जो कर्नाटक का पठार है वो मध्य कर्नाटक पठार से अधिक समृद्ध है। तो स्टेप बाय स्टेप देखें तो इसकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। यानी जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी कर्नाटक पठार, यह कम समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन जो दक्षिणी कर्नाटक का पठार है यह अधिक समृद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पे जल की कमी होने के कारण यह क्षेत्र कम समृद्ध है, यहाँ पे कम समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे कृषि उतनी अच्छी नहीं होती। केवल काली मृदा में जो कृषि की जाती है वो वही होती है, सिर्फ कपास, गन्ना, ये सब थोड़ा बहुत खेती होती है इस क्षेत्र में। आगे बात करें तो उत्तरी कर्नाटक के पठार में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे बीदर यहीं पे पड़ता है, बेलग्राम, गुलबर्ग को कालबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे उत्तरी कर्नाटक पठार में आपका बीदर है, बेलग्राम है। देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पे आपको बेलग्राम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको गुलबर्ग देखने को मिल रहा है। तो बेलग्राम, गुलबर्ग, बीदर यहाँ के इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो आपका उत्तरी कर्नाटक के पठार के अंतर्गत आते हैं। गुलबर्ग को कालबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में उत्तरी कर्नाटक के पठार में हमें दो महत्वपूर्ण नदियां भी देखने को मिलती हैं। पहली नदी है घटप्रभा नदी और दूसरी है मालप्रभा नदी। तो उत्तरी कर्नाटक के पठार में हमें दो नदियां देखने को मिलती है। आप यहाँ इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये एक नदी है घटप्रभा और एक नदी है मालप्रभा। तो घटप्रभा और मालप्रभा ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं उत्तरी कर्नाटक के पठार की। तो यहाँ से हमने उत्तरी कर्नाटक के पठार के बारे में समझ लिया। अब आगे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। उत्तरी कर्नाटक के बाद यहाँ पे इस क्षेत्र में जो हमारा कहलाता है मध्य कर्नाटक का पठार, ये क्या कहलाता है? मध्य कर्नाटक का पठार। अब आगे हम लोग इस क्षेत्र की बात करते हैं मध्य कर्नाटक के पठार की। मध्य कर्नाटक के पठार की बात करें तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जैसे ये चिकमंगलूर, धारवाड़ और चित्रदुर्ग। ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको मध्य कर्नाटक के पठार में देखने को मिलता है। चिकमंगलूर के बारे में हमने पहले भी बात किया है। तो चिकमंगलूर, धारवाड़ और चित्रदुर्ग ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं मध्य कर्नाटक के पठार के। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस फिगर में, आपको यहाँ चिकमंगलूर यहाँ देखने को मिल रहा है, देखिए इस पॉइंट पे। धारवाड़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और चित्रदुर्ग आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है इस क्षेत्र में। तो चिकमंगलूर, धारवाड़ और चित्रदुर्ग ये सभी मध्य कर्नाटक के पठार के महत्वपूर्ण स्थान हैं। आगे बात करें तो मध्य कर्नाटक के पठार में ही हमें बाबा बुदन की पहाड़ी देखने को मिलती है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक के मध्य कर्नाटक के पठार में पड़ता है। इस क्षेत्र में ये जो बीच वाला क्षेत्र है मध्य कर्नाटक का पठार, यहाँ पे हमें बाबा बुदन की पहाड़ी देखने को मिलता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं बाबा बुदन की पहाड़ी, ये हमारा बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो ये आप यहाँ पे जो रेड वाला भाग देख रहे हैं ये हमारा कौन सा पश्चिमी घाट हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट के आसपास ही, पश्चिमी घाट से सटा हुआ यहाँ पे मध्य कर्नाटक पठार में आपको बाबा बुदन की पहाड़ी मिलती है। और बाबा बुदन की पहाड़ी किस चीज के लिए फेमस है? ये फेमस है आयरन के लिए। यहाँ पे आयरन एस बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये कहाँ स्थित है? तो चिकमंगलूर जिले में पड़ता है। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वो मध्य कर्नाटक के पठार में स्थित है और ये चिकमंगलूर जिले में पड़ता है बाबा बुदन की पहाड़ी। और चिकमंगलूर जिला हमारा कॉफी के उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ कॉफी का अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। तो चिकमंगलूर जिला
बाबूदन में स्थित है। तो यानी इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आयरन एस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है और साथ ही साथ कॉफी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो बाबूदन की पहाड़ी है, यहाँ पे हमें दो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं। और इस पर्वत शिखर से, मतलब इनके जो पर्वत शिखर है, तो इनसे एग्जाम में अक्सर सवाल बनते हैं। तो इसके दो प्रमुख कौन कौन से हैं? तो एक है कुद्रेमुख पर्वत शिखर और दूसरा है मुल्यानगिरी पर्वत शिखर। और मुल्यानगिरी जो पर्वत शिखर है वो पूरे कर्नाटक क्षेत्र का, कर्नाटक राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी सर्वोच्च पर्वत शिखर है मुल्यानगिरी। किसमें पड़ता है? तो बाबूदन की पहाड़ी में। तो अगर सवाल पूछा जाए कि बाबूदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है, शिखर है, कौन सा? मुल्यानगिरी है। और पूरे कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? वो भी आपका मुल्यानगिरी ही है। और कुद्रेमुख और मुल्यानगिरी, इन दोनों पर्वत शिखर को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो उसको बोला जाता है चंद्रदोष पर्वत शिखर। चंद्रदोष पर्वत शिखर। कुद्रेमुख अलग पर्वत शिखर है, मुल्यानगिरी अलग पर्वत शिखर है, लेकिन इन दोनों को एक साथ जब बोलना हो तो कहा जाएगा चंद्रदोष पर्वत शिखर। जब हम लोग चंद्रदोष पर्वत शिखर बोलेंगे तो उसके अंतर्गत कुद्रेमुख भी आएगा और मुल्यानगिरी भी आएगा। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करें तो मध्य कर्नाटक के पठार में हमें दो महत्वपूर्ण नदियां देखने को मिलती है। पहली नदी है शरावती और दूसरी नदी है तुंगभद्रा नदी। अब हम लोग समझते हैं कहाँ है ये नदियां। तो आपको ये धारवाड़ के इधर देखिए, बगल में आपको इधर दिख रहा होगा, ये जो है नदियां, ये क्या है? तुंगभद्रा नदी। और एक और नदी मिलती है जो आपको पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में मिलती है, शरावती नदी। यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो नदी है ये शरावती नदी है। शरावती नदी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें एक फेमस जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। एक फेमस जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ये बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है और साथ साथ इसकी ऊंचाई भी अधिक है। तो ये शरावती नदी में ही पड़ता है। तो शरावती नदी और तुंगभद्रा नदी, ये दोनों नदियां आपका मध्य कर्नाटक के पठार के अंतर्गत आते हैं, मध्य कर्नाटक के पठार में पड़ते हैं। और जितनी भी नदियां हैं इनकी ढाल इधर है, सभी की ढाल इधर है, इस तरफ। ये सभी नदियां आपका इधर ही बह के आ रही है, नीचे की तरफ दक्षिण की ओर बह के आ रही है, चाहे वो माल प्रभाव हो, घट प्रभाव या तुंगभद्रा हो। लेकिन जो इसकी ढाल है इस शरावती नदी की, ये इधर है, इस ओर। ये कुछ इस प्रकार से बह के आ रही है, इधर ये अरब सागर की तरफ बह के जा रही है। तो यहां तक हम लोगों ने नदियों के बारे में बात कर लिया। आगे बात करें तो मध्य कर्नाटक का जो पठार है उसमें धारवाड़ चट्टानें हमें देखने को मिलती है। यहाँ धारवाड़ चट्टानें पाए जाते हैं। और धारवाड़ चट्टानों में क्या होता है? धात्विक खनिज। धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज अधिक पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान अधिक पाया जाता है। विशेषकर इस क्षेत्र में धारवाड़ जिला, सुने हैं आप, कर्नाटक का एक इंपॉर्टेंट जिला है धारवाड़ जिला। यहाँ पे धारवाड़ चट्टान बहुत अधिक मिलता है और सबसे पहले यहीं पे मिला था धारवाड़ चट्टान, इसलिए इसी जिला के नाम पे रखा गया धारवाड़ चट्टान। तो जो धारवाड़ चट्टान है वो आपका मध्य कर्नाटक में पाया जाता है। तो धारवाड़ चट्टान में धात्विक खनिज पाया जाता है। तो यानी जो मध्य कर्नाटक का जो पठार है यहाँ पे धातु भी बहुत अधिक पाए जाते होंगे, धात्विक खनिज बहुत अधिक पाए जाते होंगे। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो उत्तरी कर्नाटक पठार है उससे अधिक समृद्ध क्षेत्र मध्य कर्नाटक का पठार है। तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें हैं, साथ ही साथ यहाँ पे धात्विक खनिज मिल पा रहा है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मध्य कर्नाटक के पठार के बारे में बात कर लिया कि मध्य कर्नाटक के पठार में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग चलते हैं दक्षिणी कर्नाटक के पठार की तरफ। दक्षिणी कर्नाटक के पठार की बात करें तो यहाँ पे हमें मैसूर, बेंगलुरु जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये कर्नाटक के पठार का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारा है दक्षिणी कर्नाटक का पठार। और यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण जो क्षेत्र मिलते हैं वो है मैसूर और बेंगलुरु। मैसूर यहाँ पे है और बेंगलुरु यहाँ पे है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी भी है। तो कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है कहाँ पड़ता है? दक्षिणी कर्नाटक के पठार में पड़ता है। ये दक्षिणी कर्नाटक के पठार में पड़ता है। और दक्षिणी कर्नाटक के पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है कावेरी नदी। यहाँ पे कावेरी नदी है जो ताल कावेरी से निकलती है, जो ताल कावेरी से निकलती है। तो ये हमारा रहा आपका जो हिस्सा दिख रहा है, ये दक्षिणी कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। तो दक्षिणी कर्नाटक के पठार में देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा है ताल कावेरी। और ये ताल कावेरी से कावेरी नदी निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ इधर तमिलनाडु से होते हुए जा रही है। जो कावेरी नदी है वो आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है, ताल कावेरी से निकलती है और ये कावेरी आपको इधर इस दिशा में आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है बह के। और कावेरी की बात करें तो ये कावेरी ताल कावेरी से निकल रही है, ये तो हम समझ गए। और इस क्षेत्र में किधर
दक्षिणी कर्नाटक के पठार में आपको कोलार सोने की खान देखने को मिलता है। तो भारत की बात करें, भारत में जो सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है वो हमारा है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है और कर्नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण सोने की खान है वह है कोलार सोने की खान। तो जो कोलार सोने की खान है वो हमारा दक्षिणी कर्नाटक के पठार में मिलता है। यहाँ पे इस पॉइंट में आपको ये हमारा है कोलार सोने की खान। तो यहाँ कोलार सोने की खान भी हो गई। अब आगे बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ के से कर्नाटक को डिनोट किए हैं, टीएन से तमिलनाडु को डिनोट किए। तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर मेलागिरी पहाड़ियां स्थित है। मेलागिरी पहाड़ियां स्थित है। तो हमारा जो कर्नाटक और तमिलनाडु, तो इधर आपका तमिलनाडु है, इस क्षेत्र में तमिलनाडु पड़ता है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक इसके सीमा पर, यहाँ पे सीमा है इन दोनों का, तो सीमा पे ही मेलागिरी की पहाड़ियां पाई जाती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर मेलागिरी की पहाड़ियां पाई जाती है और इसी मेलागिरी पहाड़ियां से होते हुए ये कावेरी नदी आगे बढ़ती है इधर तमिलनाडु की तरफ। यानी कावेरी नदी ताल कावेरी से निकल रही है और ये बहते हुए मेलागिरी की जो पहाड़ियां हैं, मेलागिरी पहाड़ियों को पार करते हुए इसके बीचों बीच से गुजरते हुए जाती है कावेरी नदी। आगे बात करें तो कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पर दो महत्वपूर्ण जलप्रपात बनाती है। एक है शिव समुद्रम जलप्रपात और एक है होगेनेकल जलप्रपात। तो जो कावेरी नदी है ये आगे बढ़ती है और इधर तमिलनाडु की तरफ जाती है मेलागिरी पहाड़ियां से होते हुए। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि जो हमारा कर्नाटक का पठार है इसकी ऊंचाई इधर अधिक है, इधर सबसे अधिक ऊंचाई, धीरे धीरे ढाल हो रहा है। लेकिन जो तमिलनाडु है ये उससे भी ज्यादा ढाल में है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की तरफ आ रहे हैं ढाल और होता जा रहा है। तो कर्नाटक का पठार जो है इसकी ऊंचाई तो थोड़ी अधिक है, लेकिन जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इधर वाला जो तमिलनाडु क्षेत्र है ये बहुत अधिक नीचे है। इस वजह से जब कावेरी यहां से आती है और जैसे ही कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पे पहुंचती है तो इसको यहाँ पे तेज ढाल मिलता है, क्योंकि तमिलनाडु नीचे है, तमिलनाडु की ऊंचाई बहुत कम है, ये नीचे में है और कर्नाटक थोड़ा ऊंचे स्थान में। तो जब ये जैसे ही तमिलनाडु में प्रवेश करने के लिए जाती है तो इसको तेज ढाल मिल जाता है, क्योंकि वह ऊंचा कम है तो तेज ढाल मिला, तो ये बहुत तेजी से बहती है। अब तेज ढाल मिला तो तेज ढाल मिलने की वजह से कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर ये क्या करती है, दो जलप्रपात बनाती है। क्योंकि तेज ढाल मिला, तेज ढाल मिलने के बाद बहुत तेज से बहाव इसका हो गया इस नदी का, तो ये दो जलप्रपात बना देती है तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पे। क्योंकि तमिलनाडु नीचे में है और कर्नाटक ऊंचे स्थान में, तो जैसे ही कावेरी कर्नाटक से तमिलनाडु में प्रवेश करती है इसको तेज ढाल मिल जाता है। तेज ढाल की वजह से तेजी से गिरती है, जिस वजह से जलप्रपात बना देती है। और ये जो दो महत्वपूर्ण जलप्रपात हुए हैं शिव समुद्रम जलप्रपात और होगेनेकल जलप्रपात, कहाँ स्थित है तो कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कावेरी नदी में बनता है ये शिव समुद्रम और होगेनेकल जलप्रपात। आगे बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर हमें एक वन देखने को मिलता है। उस वन का नाम है सत्यमंगली वन और ये वन फेमस है चंदन की लकड़ी के लिए। इसको चंदन के वन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सत्यमंगली वन में चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो कर्नाटक, आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पे ये जो दिख रहा होगा ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये हमारा है सत्यमंगली वन। कौन सा वन है, सत्यमंगली वन। इसको बोला जाता है चंदन का वन, क्योंकि इसमें चंदन के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी यहाँ चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा मिलती है, इसीलिए इसको चंदन का वन कहा जाता है सत्यमंगली वन को। कहाँ स्थित है तो कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर, कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। देखिए ये सीमा पे, ये कुछ हिस्से में आपका कर्नाटक के अंतर्गत आ रहा है, कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये भी समझा कि सत्यमंगली वन चंदन के वन के लिए फेमस है, यानी चंदन की लकड़ी पाया जाता है, इसको चंदन का वन कहा जाता है और ये कर्नाटक प्लस तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आपने यहाँ पे मैप के माध्यम से भी समझ लिया। और चंदन की लकड़ी से रिलेटेड एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। मूवी का नाम है पुष्पा। इसमें आपका एक्टर अल्लू अर्जुन है और शायद एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना। तो आप पुष्पा जो मूवी है वो चंदन की लकड़ी पे बेस्ड मूवी है, चंदन की लकड़ी पे आधारित मूवी बनाया गया है पुष्पा। तो आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। तो वही बात यहाँ पे है कि सत्यमंगली जो वन हो चंदन के वन के लिए फेमस है। तो यहाँ से हमने दक्षिणी कर्नाटक का पठार भी समझ लिया,
उत्तरी कर्नाटक का पठार भी समझ लिया और मध्य कर्नाटक का पठार भी समझ लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। अगर आप हमारे संपूर्ण वीडियो को देखना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहां आपको इंडियन ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां जाके इंडियन ज्योग्राफी के सभी क्लासेस को सीरियल वाइज देख सकते हैं, 1 बाय 1 आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और सभी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।